सो हाय गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं धातुओं का निष्कर्षण एवं संरक्षण। सबसे पहले संरक्षण का मतलब हम समझ लेते हैं। संरक्षण का मतलब होता है रख रखाव। सभी धातुओं का रख रखाव कैसे किया जाता है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि सभी धातुएं एक ही तरह के गुण नहीं पाई जाती हैं। कुछ धातुएं होती हैं जो कि धातु होती हैं जिनको हम ओपनली रखते हैं तो वो हवा के संपर्क में आने में जलने लगती हैं। कुछ सोडियम पोटेशियम होते हैं जो कि अगर हम ओपन एयर में रखते हैं तो वो उड़ने लगती हैं, तो उनको पानी में रखते हैं। तो इस तरह की जो धातुएं होंगी उनका संरक्षण कैसे करते हैं इसमें हम इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज की पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो है निष्कर्षण। मतलब जैसे कि हमने बताया था कि धातुएं कभी भी अकेली नहीं होती। हमने कहा था ना कि धातु और अधातु A+B के फॉर्म में पाई जाती है। A+B के फॉर्म में मतलब कि उसमें दो चीज़ें मिली होती है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें। जिसको जो चीज़ें मिली होती है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और स्पेशली हमने अयस्कों का डिस्क्रिप्शन किया था कि धातु के साथ में जो मिला होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं या फिर उसको हम क्या कहते हैं, अयस्क के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसका निष्कर्षण कैसे होता है। तो सबसे पहले निष्कर्षण के लिए हम देखना होगा हमें कि धातुओं में अयस्क कितने प्रकार के होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि धातुओं में अयस्क कितने प्रकार के होंगे। स्पेशली उसमें हमने 5 टाइप के अयस्कों के बारे में बात किया था। ऑक्साइड अयस्क था, कार्बोनेट अयस्क था, बॉक्साइड अयस्क था, उसके बाद सल्फाइड अयस्क था। तो इन सारी चीज़ों में हम पहले अयस्कों को ढूंढते हैं। जब किसी भी धातु का निष्कर्षण करना होता है, उसका प्यूरिफिकेशन करना होता है, तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, उसमें कौन सा अयस्क है। क्योंकि अयस्क को खोजने के बाद ही उनका हम प्यूरिफिकेशन करते हैं, न कि धातुओं का। जैसे हम एग्जाम्पल लें, हमने आयरन के साथ में जब ऑक्सीजन मिला था तो आयरन ऑक्साइड मिल गया था। तो अभी हमें जब आयरन उससे मिला होगा, जैसे हमने आयरन पा लिया, उसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, आयरन ऑक्साइड है। जब हमें उससे आयरन पाना होगा तो हम देखेंगे कि उसके साथ मिला क्या है। तो ऑक्साइड मिला है, तो ऑक्साइड को क्या करेंगे, ऑक्साइड को हम बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि धातुओं को शुद्ध करना मतलब कि उनके ऑक्साइड अयस्कों को, ऑक्साइड ऑरेज जो होते हैं उनको बाहर निकालने को ही हम क्या कहते हैं, धातुओं का निष्कर्षण। कहने का मतलब है धातुओं से उनके अयस्कों को या फिर ओरेस को बाहर निकाल देना ही क्या कहता है, धातुओं का निष्कर्षण या फिर प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स कहलाता है। तो धातुओं का निष्कर्षण, जिसको हम इसीलिए हमने कहा कि अयस्कों का सांद्रण, मतलब अयस्कों को अलग कर देना। अब देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चूंकि अयस्कों का सांद्रण करना होगा तो पहले तो धातु देख लेते हैं कितने प्रकार के होंगे। सांद्रण के अकॉर्डिंग मतलब कि उनके ओरेस के अकॉर्डिंग धातुएं कितने प्रकार की हो जाएंगी। तो कुछ धातुएं होंगी जो कि ज़्यादा अभिक्रियाशील होंगी। जैसे कि नॉर्मल हमने कहा कि जो लोहा होगा उसके साथ में ऑक्सीजन मिलेगा तो कुछ इस तरह से मिलेगा कि वो पता नहीं चलेगा कि उसके साथ में मिला है। जैसे लोहा है, कहीं पे भी अपने घर में देख लेंगे, जो आयरन है उसके साथ में ऑक्सीजन मिला है, वो आयरन ऑक्साइड के रूप में है, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते हैं। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है। ये उच्च अभिक्रियाशील वाले होते हैं। तो धातुओं को हम इस अकॉर्डिंग क्या होता है कि 3 भाग में बांटते हैं। पहला तो उच्च अभिक्रियाशील मीन हाई रिएक्शनेबल, सेकेंड क्या होता है मिड रिएक्शनेबल, और थर्ड क्या होता है लेस रिएक्शनेबल। कुछ होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, कुछ होते हैं कि नॉर्मली मिक्स होते हैं, और कुछ होते हैं कि एकदम ऐसे नॉर्मल मिक्स होते हैं कि नॉर्मली उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से जब हम धातुओं का निष्कर्षण करते हैं या फिर अयस्कों का सांद्रण करते हैं तो सबसे पहले हम धातुओं को 3 भाग में बांट लेते हैं। तो पहला होता है उच्च अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील धातु, ठीक है। उच्च अभिक्रियाशील धातु मतलब कि हाई रिएक्शन मेटल, हाई रिएक्शन मेटल। सेकेंड होगा निम्न अभिक्रियाशील, निम्न नहीं मध्य कह सकते हैं इसको हम, मध्य अभिक्रियाशील धातु, जिसको हम कह सकते हैं एवरेज रिएक्शनेबल मेटल। और थर्ड आपका हो जाएगा निम्न अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील धातु, ठीक है, निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो सबसे पहले निष्कर्षण के जब भी हम करने जाते हैं धातुओं का तो 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला उच्च अभिक्रियाशील, मध्य अभिक्रियाशील और निम्न अभिक्रियाशील। हाई रिएक्शनेबल मेटल, एवरेज रिएक्शनेबल मेटल, और क्या होता है लो रिएक्शनेबल मेटल।
सो यहाँ पे उच्च अभिक्रियाशील धातु है, मध्य अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। तो पहला स्टेप हमें क्या है करना है कि धातु किस तरह की है। अब उसके बाद में अब आपको थोड़ा सा जानना होगा कि उच्च अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभिक्रियाशील धातु और मध्य अभिक्रियाशील धातु में कौन कौन सी आती हैं। तो यहाँ हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, ठीक है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीज हो गया और एल्युमिनियम हो गया। ये होते हैं उच्च अभिक्रियाशील धातु। इनको हम क्या कहते हैं, उच्च अभिक्रियाशील धातु। और ध्यान रखिएगा उच्च अभिक्रियाशील धातु में हरदम ऑक्साइड अयस्क पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, आगे इसका यूज होने वाला है। दूसरा अगर हम करें मध्य अभिक्रियाशील धातु तो जिंक होता है, Fe होता है मीन आयरन जिसको हम फेरस भी कहते हैं, और Pb मतलब कि लेड जिसको हम मरकरी के नाम से लेड जिसको हम Cc के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट होता है निम्न अभिक्रियाशील धातु, जब बहुत ही कम अभिक्रियाएं करते हैं, जैसे कॉपर हो गया, चांदी हो गया और क्या हो गया, सोना हो गया, ये चीजें। तो आपको सबसे पहले किसी का निष्कर्षण करने के लिए आपको ये पता करना होगा कि वो धातु किस तरह की है, उच्च अभिक्रियाशील, मध्य अभिक्रियाशील या फिर निम्न अभिक्रियाशील। तो ये सारी चीजें उच्च अभिक्रियाशील। क्वेश्चन पूछ देता है कि कैल्शियम किस तरह की अभिक्रियाशील धातु है, तो किस तरह की है, उच्च अभिक्रियाशील। सोडियम किस तरह की है, उच्च अभिक्रियाशील। एल्युमिनियम किस तरह की है, उच्च अभिक्रियाशील। जिंक किस तरह की है, मध्य अभिक्रियाशील। लोहा आयरन किस तरह का है, मध्य अभिक्रियाशील। चांदी सोना किस तरह के हैं, तो ये लगभग क्या होते हैं, निम्न अभिक्रियाशील होते हैं। तो आपको ये अभिक्रियाशील धातुएं आपको जानना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारी ये है कि इसमें अयस्क कौन से होते हैं और कौन कौन से पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने कहा है अभी आपको कि धातुओं का निष्कर्षण मतलब कि धातुओं का प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना, धातुओं का प्यूरिफिकेशन मतलब कि उनके अयस्कों का सांद्रण, उनके अयस्कों को अलग करना। धातु तभी शुद्ध होंगे जब उनमें अयस्क जो मिले हैं उनको क्या करो, अलग कर दो, ऑटोमेटिक शुद्ध हो जाएंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे। तो उच्च अभिक्रियाशील धातु जितनी भी होंगी उनमें होते हैं ऑक्साइड अयस्क। उसमें किस तरह के अयस्क होते हैं, ऑक्साइड अयस्क। हमें पता हो गया कि ऑक्साइड अयस्क, ठीक है ना, सबसे पहली चीज ऑक्साइड अयस्क। अब दूसरा है आपका मध्य अभिक्रियाशील धातु। चलिए इसको थोड़ा सा मिरेज कर लेते हैं। तो सेकेंड है आपका क्या, मध्य अभिक्रियाशील धातु। मध्य अभिक्रियाशील धातु में दो तरह के अयस्क पाए जाएंगे। कितने तरह के, दो तरह के। पहला तो होता है कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है, आपको पता नहीं रहेगा किस में कौन से अयस्क पाए जाएंगे तो आप उसको प्योर नहीं कर पाएंगे। तो मध्य अभिक्रियाशील धातु में या तो कार्बोनेट अयस्क पाए जाएंगे या तो सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क, ठीक है, सल्फाइड अयस्क पाए जाएंगे। और जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं होंगी इनमें एक ही तरह का अयस्क पाया जाएगा, सल्फाइड अयस्क। क्या हो जाएगा, सल्फाइड अयस्क पाए जाएंगे। देखिए ये बहुत जरूरी है। निम्न अभिक्रियाशील में किस तरह के अयस्क, सल्फाइड। मध्य अभिक्रियाशील में दो तरह के, कुछ में कार्बोनेट अयस्क पाए जाएंगे, कुछ में क्या पाए जाएंगे, सल्फाइड। और जो आपके उच्च अभिक्रियाशील धातु में उसमें क्या पाएंगे, ऑक्साइड अयस्क। इतना चीज अगर आपने कर लिया तो आपने समझ लीजिए धातुओं को 50% सॉल्व करना आराम से सीख लिया है। देखिए यहाँ पे हम याद करने पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं कि किसी भी धातु का कभी पूछे तो आप आसानी से क्या करेंगे, आसानी से उसको आप प्योर कर पाएंगे। अब चलिए देखते हैं, मान लेते हैं अब कोई भी किसी भी धातु में ऑक्साइड अयस्क हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑक्साइड अयस्क को निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं लोहा है, लोहे में क्या है, ऑक्सीजन मिला है तो ऑक्साइड बनाएगा, धातु ऑक्साइड बनाया होगा। तो धातु ऑक्साइड जब बनाया है, आयरन ऑक्साइड बनाया है, तो हमें अगर आयरन चाहिए तो ऑक्साइड को तो अलग करना पड़ेगा। तो उसको हम अलग करते कैसे हैं, किसी भी धातु में अगर ऑक्साइड है तो हम उसको अलग कैसे करते हैं ये जान लीजिए थोड़ा सा। मान लेते हैं हमारे पास एक धातु है सोडियम, एक धातु क्या है, सोडियम। और हमें पढ़ने पे पता चला है कि सोडियम में क्या होता है, ऑक्साइड है। तो हमने कहा कि अगर सोडियम को शुद्ध करो, सोडियम को प्योर कर लो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ऑक्साइड है इसके, और ऑक्साइड है इसको निकालेंगे कैसे। तो हमें ये पता है कि ऑक्साइड है इसमें। अब निकालने के लिए सबसे पहले उसको हमें क्या करना पड़ेगा, गलाना। क्या करते हैं, गलाते हैं। सबसे पहले ऑक्साइड अयस्क जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, गलाते हैं। जैसे पूछ दिया जैसे कि सोडियम को शुद्ध करो, तो सोडियम को क्या करोगे, सबसे पहले गलाओगे। पोटेशियम को शुद्ध करो, क्या करोगे, गलाओगे। कैल्शियम को शुद्ध करो, सबसे पहले गलाओगे। मैग्नीज को शुद्ध करो, सबसे पहले उसको गलाओगे। एल्युमिनियम को शुद्ध करो, सबसे पहले उसको क्या करोगे, गलाओगे आग में। दूसरा, अब जब गलने के बाद वो लिक्विड हो जाएगा, कोई भी चीज गलने के बाद क्या हो जाती है, लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, द्रव्य फॉर्म में हो जाती है। तो उसके बाद उसका क्या करोगे, विद्युत अपघटन करोगे। क्या करोगे, विद्युत अपघटन आप करोगे, अपघटन। अब ये विद्युत अपघटन क्या होता है, विद्युत अपघटन वह प्रक्रिया होती है जिसमें हम नॉर्मल समझिए कि मान लेते हैं एक आप बर्तन है, उसमें एल्युमिनियम का हम शुद्धिकरण कर रहे हैं।
एल्युमिनियम को गला के रख दिए हैं। वो कैसे है, एक पानी की तरह दिख रहा है, वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है। अब विद्युत मतलब कि लाइट या फिर जो आप बिजली कहते हैं, उनके दोनों तार को, धन एक होता है, एक क्या होता है, ऋण होता है, एक धनायन होता है, एक क्या होता है, ऋणायन होता है, दोनों को उसमें डाल देंगे। एल्युमिनियम की घोल में दोनों को क्या कर देंगे, डाल देंगे। तो जो एल्युमिनियम होगा वो धन वाले पे हो जाएगा, और जो आपका ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, ऋण पे हो जाएगा। आप दोनों तार को बाहर निकालेंगे, क्योंकि आपको एल्युमिनियम चाहिए, तो धन वाले पे से जो होगा उसको आप निकालेंगे, आपको एल्युमिनियम मिल गया। और ऑक्साइड को मतलब ऋण वाले तो हमें नहीं चाहिए, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम शुद्ध हो जाएगा। तो पहला स्टेप, किसी उच्च अभिक्रियाशील धातु को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले उसको ऑक्साइड का पता लगाएंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, गला देंगे, उसके बाद विद्युत अपघटन कर देंगे, और इस तरह से वो क्या हो जाएगी, इस तरह से यहाँ पे हमें शुद्ध रूप मिल जाएगा। उसका क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं जो भी होती हैं उनका प्यूरिफिकेशन करना, उनका निष्कर्षण करना, उनका सांद्रण करना क्या ही होता है, बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हमें उसको क्या करना पड़ता है, गलाना पड़ता है, फिर उसका विद्युत अपघटन करना पड़ता है। और विद्युत अपघटन जब हम करते हैं तो धन और ऋण पे चीजें क्या हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। धन पे धातु कलेक्ट हो जाएगी और ऋण वाले पे उसका अयस्क, ठीक है ना। तो चूंकि हमें धातु चाहिए तो हम धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें मध्य अभिक्रियाशील धातु, जिसमें कौन कौन सी आती है, जिंक आती है, आयरन आती है, और पेबी मतलब कि लेड आती है। तो इसमें से कुछ होते हैं जिनके कार्बोनेट अयस्क पाए जाते हैं, और कुछ होते हैं उनके सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं। अभी हम आपको प्रेशर नहीं देंगे कि किन में कार्बोनेट अयस्क पाए जाएंगे, किन में सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं। आप अगर उनको जानना चाहते हैं कि किन में कार्बोनेट अयस्क पाए जाएंगे, किन में सल्फाइड अयस्क पाएंगे, तो आप इससे पहले वाला जो वीडियो है अयस्क, ठीक है, अयस्क जो धातुओं के अयस्क होते हैं उनको जाके देखिए, और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किन में कार्बोनेट पाए जाते हैं, किन में सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको किसी भी धातु, मान लेते हैं जिंक, और जिंक में मान लेते हैं क्या पाया जाता है, कार्बोनेट। समझिए जिंक है, जिंक में हमने मान लेते हैं कि क्या पाया जाता है, कार्बोनेट अयस्क। और वहीं हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं पीबी मतलब लेड, उसमें मान लेते हैं सल्फाइड अयस्क पाया जाता है। कि इसमें जिंक में कार्बोनेट और पीबी मतलब लेड में क्या पाया जाता है, सल्फाइड अयस्क। तो इनको कैसे शुद्ध करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे कि ये हमें पता था कि किसी में अगर ऑक्साइड अयस्क पाए जाते हैं तो सबसे पहले उसको गलाते हैं, उसके बाद उसका विद्युत अपघटन करते हैं और शुद्ध हो जाता है। तो उसी तरह हमें ये भी पता होना चाहिए कि कार्बोनेट अगर है तो उसका सबसे पहले क्या करेंगे, तो सब, या फिर सल्फाइड है तो उसको सबसे पहले क्या करेंगे। तो देखो किसी भी चीज से, मान लेते हैं एग्जांपल कि जिंक है, जिंक में आपका क्या लगा हुआ है, कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट होगा, तो हमें जिंक चाहिए तो कार्बोनेट को तो अलग करना पड़ेगा, कार्बोनेट इसको क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, तभी ना जिंक मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इससे हम जिंक कार्बोनेट को अलग करेंगे, और अलग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका निस्तापन करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए क्या करना पड़ेगा, निस्तापन, इसका हमें क्या करना पड़ेगा, निस्तापन करना पड़ेगा। निस्तापन, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लेते हैं वही पीबी है, पीबी के साथ में सल्फाइड अयस्क है, तो इसको क्या करेंगे इसको हम करेंगे, इसका भर्जन करेंगे। क्या करेंगे, भर्जन। देखिए ये टर्म्स हैं, इनकी डिफिनीशन हम आपको बाद में बता देंगे कि निष्पादन क्या होता है और भर्जन क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे भी बताते चलते हैं। किसी में अगर कार्बोनेट पाया जाता है तो उसका क्या करेंगे, निस्तापन, और किसी में अगर सल्फाइड अयस्क पाया जाता है तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, भर्जन। अब निस्तापन और भर्जन में अंतर क्या होता है, किसी चीज को गर्म करना ही निस्तापन भी कहलाता है, और किसी चीज को गर्म करना मतलब जलाना ही क्या कहलाता है, भर्जन। लेकिन जो निस्तापन होता है बिना हवा का होता है, बिना हवा का, मतलब जब कोई चीज जल रही हो वहां पे हवा ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, निस्तापन। और भर्जन क्या होता है, हवा के साथ, हवा के साथ, ठीक है। जब कोई चीज जल रही हो और वो हवा के साथ जल रही हो, हवा के प्रेजेंट में जल रही हो, हवा के साथ जल रही हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, भर्जन। तो कहने का मतलब है कोई भी अयस्क ऐसा है, कोई भी धातु ऐसी है जिसमें कार्बोनेट अयस्क पाए जाते हैं तो उसका निस्तापन करेंगे, मतलब उसको जलाएंगे तो, लेकिन किसके साथ में, बिना हवा के। दूसरा, अगर कोई ऐसा धातु है जिसके साथ में क्या पाया जाता है, सल्फाइड अयस्क पाया जाता है, तो उसको भी हम जलाएंगे लेकिन बिना हवा के, सॉरी हवा के साथ में। इसको कार्बोनेट को बिना हवा में तभी निष्पादन कहलाएगा, और सल्फाइड को हवा के साथ में, तभी वो क्या कहलाएगा, भर्जन। यहां तक अभिक्रिया हो गई। अब देखिए ये दोनों अभिक्रियाएं होने के बाद, निस्तापन और भर्जन होने के बाद ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों के दोनों अब इनमें मिल जाता है ऑक्साइड अयस्क, ठीक है। अब यहां पे क्या मिल जाएगा, ऑक्साइड, ऑक्साइड अयस्क, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, हमने अगर कार्बोनेट को निस्तापन कर दिया तो वहां पे क्या मिल जाएगा, अब वो जो कार्बोनेट था अब वो ऑक्साइड अयस्क में मिल जाएगा, ठीक है, ऑक्साइड अयस्क में बदल जाएगा। वही सल्फाइड को
अगर किसी भी धातु में सल्फाइड है तो उसको अगर हमने भर्जन कर दिया, मतलब हवा के साथ गर्म कर दिया, तो भी वो क्या हो जाएगा, ऑक्साइडस में हो जाएगा। जैसे ऑक्साइडस यहाँ पे है ना। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं ऑक्साइडस को शुद्ध कैसे करते हैं, ऑक्साइडस को हमने यहाँ पे बताया ना कि ऑक्साइडस को शुद्ध करने के लिए आपको ऑक्साइड को गलाना पड़ेगा। गलाने के बाद उनका क्या करना पड़ेगा, विद्युत अपघटन करना पड़ेगा, और उसके साथ में उसके बाद हम क्या पाएंगे, उसका शुद्ध रूप पा सकते हैं। तो इस तरह से ऑक्साइड अयस्क को हम क्या करेंगे, इन विधियों से शुद्ध कर देंगे और बाद में जाके शुद्ध रूप प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि उच्च अभिक्रियाशील धातुओं में क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, और किसी भी ऑक्साइड को प्रयोग करने के लिए पहले गलाना पड़ता है, उसके बाद उनका विद्युत अपघटन कर देते हैं, और प्लस पे धातु मिल जाती है और माइनस वाले पे क्या हो जाते हैं कि उसका ऑक्साइड अयस्क हो जाता है, और वो शुद्ध रूप इस तरह से आसानी से हो जाता है। यहाँ पे हमने लिख दिया कि प्लस पे धातु मिल जाएगी, जैसे वायर में एक प्लस होता है एक माइनस होता है ना, प्लस पे धातु और माइनस में क्या, अयस्क मिल जाएंगे। तो अयस्क की जरूरत नहीं है, धातु में चाहिए तो प्लस वाले को हम कलेक्ट कर लेते हैं। उस तरह से ये सारी धातुएं शुद्ध हो जाती हैं। दूसरा हमने मध्य क्रियाशील धातुओं को देखा, और मध्य क्रियाशील में हमने कहा कि या तो कार्बोनेट अयस्क मिलेंगे या तो फिर क्या मिलेंगे, सल्फाइड अयस्क। जब कार्बोनेट अयस्क मिल जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि इनमें कार्बोनेट अयस्क है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उनका निस्तापन करेंगे। निस्तापन मतलब कि बिना हवा के संपर्क में लाए चीजों को क्या करना, गर्म करना, चीजों को जलाना, लेकिन बिना हवा के संपर्क में, मतलब कि लैब के अंदर जहां पे हवा ना पहुंचे वहां पे जलाना, ठीक है ना। अब ये मत करना कि चीजें बिना हवा के संपर्क में आने पे जलती ही नहीं है, मतलब कि वहां हवा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब ना के बराबर होनी चाहिए। तो उन्हें अब क्या करोगे, क्या कहेंगे, निस्तापन कहेंगे। और ये इनकी गलनांक से नीचे गर्म होनी चाहिए, गलनांक से नीचे, मतलब कि अगर टेम्परेचर मान लेते हैं लोहा है, लोहा का टेम्परेचर कितना है, 1535 डिग्री सेल्सियस, उससे कम टेम्परेचर पे उसको गर्म करना, और वो हवा की अनुपस्थिति में, तो हवा उसका लोहे का क्या कहलाएगा, निस्तापन। अगर वही हमें समझ लिया कि मध्य अभिक्रियाशील धातुओं में सल्फाइड अयस्क है, तो सबसे पहले उसका भर्जन करेंगे। भर्जन निस्तापन में हमने अंतर बता दिया कि निस्तापन मतलब कि हवा के अनुपस्थिति में, और दूसरा भर्जन मतलब कि हवा की उपस्थिति में गर्म करना। तो इन दोनों को अगर ये दोनों अभिक्रिया कराएंगे ना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये हम अभिक्रियाएं क्यों करा रहे हैं, क्योंकि उनके ऑक्साइड अयस्क में हम उसको चेंज कर सके। जब ऑक्साइड अयस्क में चेंज हो जाएगा, तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा कि ऑक्साइड अयस्क, और हमें ऑक्साइड अयस्क को शुद्ध करने आता है, ऑक्साइड अयस्क कहीं भी मिल जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, गलाते हैं। तो मतलब कि अब जब ऑक्साइड अयस्क धातु के साथ में मिल जाएगा तो उसको गला देंगे, उसके बाद उसका विद्युत अपघटन कर देंगे, और विद्युत अपघटन करने के बाद प्लस वाले पे क्या हो जाएंगी, शुद्ध धातु, और माइनस वाले पे क्या हो जाएंगे, उसका अयस्क मिल जाएगा। तो अयस्क को लेना नहीं, प्लस वाले पे से इस तरह से हम इसको फिर से वापस कर लेते हैं। ये वाला क्लियर हो गया। अब निम्न अभिक्रियाशील धातु, मतलब कि कह दिया जाए सोने को, चांदी को वगैरह वगैरह कैसे शुद्ध करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए सोना, चांदी और तीसरा कॉपर, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं। इनमें क्या पाए जाते हैं, सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं। चांदी और कॉपर में ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए क्या होती है, व्हाइट होती है, और सोने में थोड़ा सा दूसरे टाइप का सल्फाइड अयस्क पाया जाता है। तो सल्फाइड अयस्क को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क को हमें ऑक्साइड अयस्क में चेंज करना होगा, और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड अयस्क में हम चेंज कैसे करते हैं, भर्जन से। ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले सल्फाइड अयस्क का क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भर्जन करेंगे। और भर्जन आपको पता है कि क्या होता है, कि हवा की उपस्थिति में गर्म करना भर्जन कहलाता है। दूसरा, भर्जन होने के बाद अब क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्साइड अयस्क मिल जाएंगे, यही मिलेंगे ना, क्या मिलेंगे, ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क मिल जाएंगे। अब जब ऑक्साइड अयस्क मिल गया तो हमें पता है यहीं से कि ऑक्साइड अयस्क जब मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, पहले चीजों को गलाएंगे, उसके बाद उसका विद्युत अपघटन करेंगे, इस तरह से उसका क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप मिल जाएगा। लेकिन देखिए कभी कभी अपचयन वगैरह विक्रिया देख के लिखा होता है, निस्तापन देख के लिखा होता है, तो इस सब में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बस आपको क्या करना है, स्पेशली इन चीजों पे फोकस करना, और आसानी से आपके जो धातुएं होंगी वो आसानी से शुद्ध हो जाएंगी। अब देखिए समझ लेते हैं थोड़ा सा टाइम लेके कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। हमने धातुओं को तो शुद्ध करना, जितनी भी धातुएं उनको शुद्ध करना सीख लिया कि इस तरह से धातुएं शुद्ध की जाती हैं। अगर मान लेते हैं आपसे कोई क्वेश्चन दे दिया कि इस तरह से कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण कीजिए, ठीक है, एल्युमिनियम एक धातु है, चूंकि हमने धातुओं का निष्कर्षण पढ़ा, तो यहाँ पे लिख देगा कि एल्युमिनियम का निष्कर्षण कीजिए, या फिर एल्युमिनियम में कौन से अयस्क पाए जाते हैं बताइए, ठीक है, या फिर एल्युमिनियम को प्यूरिफाई कीजिए। तो इन सभी कंडीशन में सबसे पहले आपको स्टेप लिख लेना है। तो एल्युमिनियम सबसे पहले लिखना कि चूंकि एल्युमिनियम में ऑक्साइड अयस्क पाए जाते हैं, इसलिए सबसे पहले उनको गलाने पे, ठीक है, गलाने पे मतलब कि गर्म करके ठंडा करने पे, वो लिक्विड फॉर्म में चेंज करने पे गलाएंगे। उसके बाद उसका क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, और विद्युत अपघटन करने पे धातु प्लस पे, ठीक है। और अगर दूसरा यहीं पे जैसे पूछ दे
कि आपको एल्युमिनियम का तो हमने अभी बताया। जैसे हम कहते हैं कि जिंक, ठीक है, जिंक का शुद्धिकरण कीजिए या निष्कर्षण कीजिए, या फिर ऐसे लॉन्ग आंसर में पूछता है कि जिंक को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, या जिंक का निष्कर्षण विधि लिखिए, क्रिया विधि लिखिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे कि जिंक, चूंकि इसमें कार्बोनेट एस पाया जाता है, मान लेते हैं कार्बोनेट एस पाया जा रहा है, तो जिंक में मान लेते हैं कार्बोनेट एस पाया जा रहा है, तो उसका सबसे पहले निस्तापन करेंगे। निस्तापन करने के बाद उसमें ऑक्साइड एस मिल जाएगा। ऑक्साइड एस मिलने के बाद ऑक्साइड को हम गलाते हैं, गलाने के बाद विद्युत अपघटन करते हैं, और विद्युत अपघटन करने के बाद उसका शुद्ध रूप प्राप्त हो जाता है। वहीं अगर पूछ दे कि कापर सल्फेट कह दे, कापर के साथ में सल्फाइड दे दे, कह दे कापर सल्फेट, उसको शुद्ध करो, तो कापर सल्फेट में सबसे पहले कहोगे कि चूंकि इसमें सल्फेट अयस्क है, तो सल्फेट अयस्क को अलग करने के लिए हम भर्जन करते हैं। भर्जन मतलब कि वायु की उपस्थिति में गर्म करना या फिर जलाना, तो भर्जन करेंगे। भर्जन करने के बाद उसमें ऑक्साइड अयस्क मिल जाएगा, और ऑक्साइड अयस्क को निकालने के लिए हम पहले गलाते हैं, गलाने के बाद विद्युत अपघटन करते हैं, और उसके बाद शुद्ध रूप प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम उनका क्या करते हैं, उसका हम क्या शुद्धिकरण करते हैं। तो कहने का मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो धातुओं का निष्कर्षण में हमें 3 चीजें ध्यान में देना होगा, उच्च क्रियाशील, निम्न क्रियाशील और उच्च क्रियाशील, मध्य क्रियाशील और निम्न क्रियाशील 3 तरह की धातुएं होती हैं। जो उच्च क्रियाशील धातु होते हैं उसमें ऑक्साइड अयस्क मिलते हैं। मध्य क्रियाशील जो धातुएं होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, कार्बोनेट अयस्क भी मिलते हैं, और साथ ही साथ सल्फेट अयस्क भी मिलते हैं। और निम्न क्रियाशील धातु में क्या मिलते हैं, सल्फाइड अयस्क मिलते हैं, बस, ठीक है। उच्च अभिक्रियाशील में जो ऑक्साइड अयस्क होते हैं उनको बाहर निकालना पड़ता है, तो ऑक्साइड अयस्क को निकालने के लिए सबसे पहले गलाना पड़ता है। गलाने के बाद विद्युत अपघटन करते हैं। विद्युत अपघटन करने का बाद वो क्या होता है, प्लस पे धातु इकट्ठी हो जाती है और माइनस पे अयस्क, तो इस तरह से शुद्ध रूप प्राप्त हो जाता है। कार्बोनेट अयस्क को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं, मतलब कि वायु की अनुपस्थिति में चीजों को गर्म करना निस्तापन कहलाता है। उसके बाद वो ऑक्साइड बन जाता है। ऑक्साइड के बाद हम क्या देखते हो कि गलाना, फिर उसके बाद आपका विद्युत अपघटन, उसके बाद शुद्ध रूप मिल जाता है। वहीं अगर सल्फाइड अयस्क मिलता है, सबसे पहले भर्जन मतलब कि वायु की उपस्थिति में क्या करना, गर्म करना, और उसके बाद ऑक्साइड अयस्क मिल जाता है। ऑक्साइड अयस्क को हम जानते हैं कैसे शुद्ध किया जाता है, तो ऑक्साइड अयस्क को सबसे पहले गलाते हैं, उसके बाद विद्युत अपघटन करते हैं, और उसके बाद वो क्या होता है, शुद्ध मिल जाता है। तो इस तरह से चीजों को हम क्या करते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए यही, और अभी हम देख लेते हैं कि धातुओं का संरक्षण कैसे करते हैं। संरक्षण मतलब कि कंजर्वेशन, कैसे उनका रख रखाव कहेंगे, ठीक है। अभी हमने देखा धातुओं का निष्कर्षण, और अब हम देखते हैं धातुओं का संरक्षण, मतलब कि कंजर्वेशन ऑफ मेटल्स, धातुओं का हम रख रखाव कैसे करते हैं। तो इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि 5-6 मेथड होते हैं किसी भी धातु को। अब रख रखाव क्या जरूरत है, किसी भी चीज को लंबे समय तक चलाने के लिए उसका क्या होना जरूरी है, अच्छे से उसको सेफ्टी के साथ रखना जरूरी है। तो इसीलिए धातुओं का संरक्षण में हम यही देखेंगे कि धातुओं को हम कैसे रखें कि वो लंबे समय तक चल सकती है। जैसे नॉर्मल हम एक एग्जाम्पल लें, Fe का, लोहे का, आयरन जिसको कहते हैं। अगर आप आयरन को नॉर्मली ऐसे ही फेंक देंगे रास्ते में या फिर कहीं पे भी फेंक देंगे, तो उसमें क्या लगती है, जंग लग जाती है, और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसका भी रख रखाव करना जरूरी है। रख रखाव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, अच्छी जगह पे रखते हैं, और उसको बहुत केसेस में हम क्या कर देते हैं, कलर कर देते हैं, तो वो लंबे समय तक चलता है। जैसे घरों में ग्रिड वगैरह लगा होता है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कलर नहीं कराते, तो उसमें जंग लगने लगती है, वो खराब होने लगता है। तो लंबे समय तक चलाने के लिए उसको क्या करते हैं, कुछ लोग कलर कर देते हैं। तो इसी तरह से धातु को लंबे समय तक कैसे चलाया जा सके, उसके लिए उसका संरक्षण करना, मतलब कि उसका कंजर्वेशन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो धातुओं को संरक्षित करने के लिए या कंजर्व करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, जैसे गैल्वेनीकरण, जिसको हम यशद लेपन भी कहते हैं, जिंकोनाइजेशन भी कहते हैं। दूसरा टिन प्लेटिंग या फिर क्रोम प्लेटिंग मेथड कहते हैं, जिसको हम प्लेटिंग भी कहते हैं, प्लेटिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। तीसरा कह सकते हैं धातु को मिश्र धातु में परिवर्तित करके, किसी भी धातु को मिश्र धातु मतलब कुछ मिला करके रख देना। जैसे आपका लिथियम हो गया, लिथियम को हम क्या करते हैं कि पैराफिन मोम के साथ में मिला के रखते हैं। बस लिथियम को रखोगे तो या तो वो उड़ जाएगा या तो क्या हो जाता है, खराब होने लगता है। तो इसीलिए पैराफिन मोम के साथ में मिला के रखते हैं। और नेक्स्ट है रंगाई करके, कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जिनको हम कलर करके रखते हैं। जैसे कि अभी हमने आयरन का आपको एग्जांपल बताया कि आयरन को क्या करेंगे, कलर करके रखेंगे तो लंबे समय तक चलता है। अब ग्रीस या तेल लगाकर, जिसको हम ऑयलाइजेशन भी कहते हैं, ऑयल लगाकर, तो ये सारी मेथड्स हैं। थोड़ा सा हम लोग क्लियर देख लेते हैं कि अब देखिए जिंकोनाइजेशन पूछ देता है कि जिंकोनाइजेशन क्या होता है। तो किसी भी चीज पे जब हम जिंक का लेप लगाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, जिंकोनाइजेशन, और उसी को हम हिंदी में यशद लेपन कहते हैं। कुछ धातुएं होती हैं जिनमें हम जिंक का लेप लगाते हैं और वो लॉन्ग टाइम तक चलती हैं, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, यशद लेपन या फिर जिंकोनाइजेशन कहते हैं। उसको गैल्वेनीकरण भी कहते हैं।
तो कभी भी अगर आपसे ये पूछ दे कि गैल्वेनीकरण क्या होता है या फिर जिंकोनाइजेशन क्या होता है, तो आप कह दीजिएगा कि धातुओं पर जब जिंक का लेप लगाया जाता है, जिंक का क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, कलर किया जाता है, जिंक का पेंट या कलर किया जाता है, कवर किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जिंकोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा टिन प्लेटिंग या फिर क्रोम प्लेटिंग। देखिए टिन और क्रोम दो ऐसी चीजें हैं जिनको हम ऐसे ही नहीं रख सकते, वो तो मिलते बंडल में है, एज अ कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म में मिलते हैं, कठोर रूप में मिलते हैं, लेकिन हम उसको अगर वैसे ही रख देंगे तो वो खराब होने लगते हैं। इसलिए उनका हम क्या करते हैं, प्लेट बना के, क्या बना के, प्लेट बना के रखते हैं। देखेंगे टीन है तो उसको कहीं पे भी शॉप में देखेंगे तो टीन को ऐसे नहीं रखा जाता है, टीन को पतली पतली चादर, पतली पतली प्लेट बना के रखा जाता है। तो उसी को टीन और क्रोम को प्लेट बना के रखते हैं। इसीलिए टीन को जब हम प्लेट बनाते हैं तो टीन प्लेटिंग कहते हैं, और क्रोम को जब हम प्लेट बनाते हैं तो क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। इस मेथड को प्लेटिंग कहते हैं। ठीक है ना, ये भी धातुओं को संरक्षित करने का एक तरीका होता है। तीसरा, धातुओं को मिश्र धातु में बदल कर रखते हैं। कुछ धातुएं होती हैं उनको अकेला रखेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, इसलिए उनको किसी और चीज के साथ में मिला कर रखा होता है। जैसे लिथियम है, लिथियम को पैराफिन मोम के साथ में मिला के रखना होता है, और मैग्नीशियम है उसको हम ऑक्सीजन के साथ में मिला के रखते हैं, तभी वो क्या होता है, लॉन्ग टर्म तक चल सकता है, नहीं तो वो जल्दी ही खराब हो जाता है। नेक्स्ट है रंगाई करके। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे रंगाई करके, हमें नॉर्मल एग्जांपल आप खुद जानते हैं कि जैसे लोहा होता है, आयरन होता है, उनको अगर हम ऐसे ही रख देंगे तो वो क्या होते हैं, खराब होने लगते हैं, मुरझा जंग लगने लगता है। ठीक है, लेकिन वही हम उसको कलर कर देते तो वो लंबे समय तक चलता है, घर जब तक चलेगा तब तक वो ग्रिड भी चलती रहती है, लोहा भी चलता रहता है। नेक्स्ट है ग्रीस या फिर तेल लगा कर। कुछ चीजें होती हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जिसमें हम तेल लगा कर करते हैं, जिसको हम ऑयलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कभी पूछ दे कि ऑयलाइजेशन क्या होता है तो कह दीजिएगा कि मेटल्स को संरक्षित करने का या फिर कंजर्वेशन ऑफ मेटल का एक क्या होता है, मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि चीजों पे ग्रीस या फिर तेल लगाकर क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर अकेले रखोगे तो वो कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है, इसीलिए उसको हम केरोसिन जो मिट्टी का तेल होता है उसके में मिला के रखते हैं। दूसरा आता है Fe, उसको ग्रीस में, जैसे Fe अभी आप कहेंगे उस पर तो पेंट किए, अभी ना आपने कलरिंग कहा। अब देखिए Fe दो तरह के होते हैं, आयरन दो तरह के होते हैं। एक होता है वो नॉर्मल जैसे में ग्रिड वगैरह हो गया, दूसरा कुछ होता है जैसे कि अगर हम गाड़ियों की पुर्जे की बात करें, गाड़ियों की कल पुर्जे की बात करें तो वहां पे भी क्या पाया जाता है, आयरन ही पाया जाता है। तो उनको हम कलर नहीं करते, उनमें क्या करते हैं, ग्रीस लगा के रखते हैं। तो लोहे को संरक्षित करने के दो उपाय हैं, पहला कलर भी कर सकते हैं कुछ चीजों में, और कुछ केसेस में उनको क्या किया जाता है, ग्रीस लगाकर। तो ये रहा धातुओं का संरक्षण। आई होप कि आपको ये धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का संरक्षण समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि मिश्र धातु क्या होती है और उप धातु क्या होती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है, और वो इस लेसन का लास्ट वीडियो होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।